नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी चीज की गहराई में उतर रहे हैं। मतलब जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है। कोशिका यानी सेल। हाँ, बिल्कुल। हम समझेंगे कि ये छोटी-छोटी संरचनाएं कैसे काम करती हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है। हाँ, और हमारी ये जो चर्चा है वो आधारित है जीव विज्ञान, कोशिका एवं उसके अंग नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर। हमारा मकसद है कि कोशिका की इस जटिल दुनिया को आसान बनाएं। बिल्कुल। इसकी खोज से लेकर इसके अंदर जो छोटे छोटे अंग हैं, ऑर्गेनेल्स, वो कैसे मिलकर काम करते हैं, ये सब। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये जीवित चीजों का अध्ययन है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। और ये शब्द बायोलॉजी भी, जो ग्रीक शब्दों बायोस यानी जीवन और लोगोस यानी अध्ययन से बना है, ये लेमार्क और ट्रेवर रेनिस ने करीब 1802 में पहली बार इस्तेमाल किया था। अच्छा। और इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं, जैसे जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। हाँ, उनकी किताब थी हिस्टोरिया एनिमलियम। और दूसरी है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। इसके जनक थियोफ्रास्टस हैं। सही कहा। उनकी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम। और बॉटनी शब्द भी ग्रीक बोटानोस से आया, जिसका मतलब घास होता है। लेकिन आज हम इन शाखाओं पर नहीं, बल्कि उस इकाई पर फोकस कर रहे हैं जो इन दोनों तरह के जीवन का आधार है, कोशिका। बिल्कुल सही। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सभी जीवित चीजें कोशिका से ही बनी हैं। उनका शरीर कोशिकाओं से बना है और जीवन के लिए जितने भी जरूरी काम हैं, वो सब इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होते हैं। ओके। और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज की कहानी भी काफी दिलचस्प है ना? रॉबर्ट हुक का नाम आता है सबसे पहले। हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, मतलब जो पेड़ की छाल होती है, उसके पतले टुकड़े को अपने बनाए माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखाई दिए। उन्होंने ही इन्हें सेल नाम दिया, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। लेकिन वो तो मृत कोशिकाएं थीं। हाँ, वो मृत कोशिकाएं थीं। कॉर्क की कोशिकाएं मृत होती हैं। फिर भी इस खोज के लिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। उनकी एक किताब भी है, माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। अच्छा। और फिर जीवित कोशिका किसने देखी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक? बिल्कुल, वो थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। करीब 1674 में उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप और बेहतर बनाया था। हाँ। और उन्होंने पानी की बूंद में जीवाणु देखे, प्रोटोजोआ देखे, यहाँ तक कि खून की कोशिकाएं मतलब आरबीसी और शुक्राणु स्पर्म, ये सब जीवित कोशिकाएं उन्होंने पहली बार देखी। वाह, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था। ये दोनों खोजें, मतलब हुक और ल्यूवेनहॉक की, बहुत बड़ी थीं। और इन्हीं खोजों के आधार पर फिर कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी आई होगी। एग्जैक्टली। 19वीं सदी में दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन जो बॉटनिस्ट थे और श्वान जो जूलॉजिस्ट थे। अच्छा। उन्होंने मिलकर ये सिद्धांत दिया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। ये जीव विज्ञान का एक तरह से आधार बन गया। तो ये कोशिकाएं दिखती कैसी हैं? मतलब क्या सारी एक जैसी होती है, साइज वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें बहुत विविधता है, बहुत वेरिएशंस है। जैसे सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया की है, माइकोप्लाज्मा। इसे PPLOB कहते हैं। ये इतनी छोटी है कि पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। उसे तो हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। अरे हाँ। और हमारे शरीर में, मतलब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, जो मैसेज लाने ले जाने का काम करती है। और आकार में सबसे बड़ी है मादा अंडाणु, ओवम। और सबसे छोटी कोशिका है नर शुक्राणु यानी स्पर्म। आपने नर्व सेल का जिक्र किया। मैंने सुना है कि इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या ये सच है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ज्यादातर नर्व सेल्स जब एक बार पूरी तरह बन जाती हैं तो फिर वो डिवाइड नहीं करती। तो इसीलिए सिर की चोट खतरनाक होती है। हाँ, इसीलिए सिर या रीढ़ की हड्डी में अगर गंभीर चोट लगे तो वो अक्सर परमानेंट डैमेज करती है,
क्योंकि जो नर्व सेल्स नष्ट हो गई वो दोबारा नहीं बन पाती। लेकिन शरीर में कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जो बहुत तेजी से विभाजित होती हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे लिवर की कोशिकाएं, यकृत की। लिवर में अद्भुत रीजनरेशन की क्षमता होती है। मतलब अगर लिवर का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए तो बची हुई कोशिकाएं तेजी से डिवाइड होकर उस कमी को पूरा कर सकती हैं, काफी हद तक। ये तो कमाल है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा कोशिका के अंदर चलते हैं। इसके अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं, ऑर्गेनेल्स। हाँ, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, दिल, फेफड़े, दिमाग, वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग हिस्से हैं जो खास काम करते हैं। तो शुरुआत माइटोकॉन्ड्रिया से करें। इसे पावर हाउस कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा घर। जैसे शहर को बिजली घर से बिजली मिलती है, वैसे ही सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ये करता क्या है असल में? ये भोजन से, मतलब ग्लूकोज से ऊर्जा निकालता है, ऑक्सीजन की मदद से। इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और उस ऊर्जा को एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर करता है। एटीपी? हाँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी है। इसी एटीपी से कोशिका अपने सारे काम करती है। इसकी बनावट भी कुछ खास होती है, दोहरी झिल्ली वाली? हाँ, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं। बाहरी वाली तो चिकनी होती है, पर अंदर वाली झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर उंगलियों जैसी संरचनाएं बनाती है। इन्हें क्रिस्टी कहता है। इन्हीं क्रिस्टी पर वो एंजाइम होते हैं जो एटीपी बनाते हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। अरे, मतलब ये सेल के अंदर एक और छोटा सेल जैसा। हाँ, एक तरह से ये सेमी ऑटोनोमस है, मतलब कुछ हद तक खुद का काम चला सकता है। ये केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनेल भी माना जाता है अक्सर। अद्भुत। ठीक है, तो ऊर्जा बन गई, लेकिन सेल के अंदर सामान बनाना, उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सब कौन करता है? शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ईआर। सही पकड़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ईआर ये झिल्लियों का एक पूरा नेटवर्क है, जाल है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। इसका क्या काम है? इसके 2 मुख्य काम हैं। एक तो ये कोशिका को अंदर से सहारा देता है, एक तरह का ढांचा, आंतरिक कंकाल बनाता है। ओके। और दूसरा, ये प्रोटीन और लिपिड, मतलब वसा, बनाने और उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके 2 टाइप भी होते हैं शायद, स्मूथ और रफ। बिल्कुल। रफ ईआर की सतह पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, वो असल में राइबोसोम होते हैं। अच्छा, इसलिए वो रफ दिखता है। हाँ, और क्योंकि राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, तो रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और स्मूथ ईआर? स्मूथ ईआर पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो चिकना दिखता है। इसका काम है लिपिड बनाना, स्टेरॉइड हार्मोन बनाना और सेल को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। आपने राइबोसोम का जिक्र किया। ये तो बहुत ही छोटे होते हैं, पर इनका काम बहुत बड़ा है। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इन्हें। हाँ, राइबोसोम सेल के सबसे छोटे ऑर्गेनेल हैं और इनकी कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती। यही वो जगह है जहां अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाए जाते हैं, इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। और ये हर तरह की सेल में मिलते हैं? हाँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक में भी, इसलिए इनको यूनिवर्सल कंपोनेंट भी कहते हैं। ये 70S और 80S क्या चीज है? ये उनके साइज और डेंसिटी को मापने का एक तरीका है। एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। ये सेंट्रीफ्यूज में उनके सेडिमेंटेशन रेट को बताता है। अच्छा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया, उनमें छोटे 70S राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स जैसे हमारी सेल्स, उनमें बड़े 80S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ईआर में प्रोटीन बना, राइबोसोम ने मदद की, अब इसे पैक करके सही जगह भेजना भी तो होगा। यहाँ पे गोल्जी बॉडी का रोल आता है। एकदम सही। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये सेल का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर है। पोस्ट ऑफिस? कैसे? देखिए, ईआर से जो प्रोटीन और लिपिड बनकर आते हैं, गोल्जी बॉडी उनको रिसीव करती है, फिर उनको छांटती है, उनमें कुछ जरूरी बदलाव करती है, मॉडिफाई करती है, फिर उन्हें पैक करके वेसिकल्स में डालती है, और फिर उन वेसिकल्स को उनकी सही मंजिल तक भेजती है, चाहे वो सेल के अंदर कोई और जगह हो या सेल के बाहर।
इसीलिए इसे सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अच्छा, ये लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है? हाँ, गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम की थैलियां बनती हैं। लाइसोसोम, ये नाम तो सुना है। इन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग्स कहते हैं। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, नाम थोड़ा ऐसा है, पर लाइसोसोम सेल के लिए बहुत जरूरी हैं। ये छोटी छोटी थैलियां हैं जिनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भले होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनका काम क्या है? इनका काम है सेल के अंदर पाचन करना। जैसे कोई ऑर्गेनल पुराना हो गया, टूट फूट गया, या बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया, या कोई बेकार चीज जमा हो गई, तो लाइसोसोम उसे अपने एंजाइम से पचाकर खत्म कर देता है। ये सेल का सफाई कर्मी या रिसाइकलिंग सेंटर है। ओके, सफाई कर्मी। पर आत्मघाती थैली क्यों? वो इसलिए कि अगर सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या बुरी तरह इन्फेक्टेड हो जाए, मतलब अब उसका बचना मुश्किल है, तो कभी कभी लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं और उनके सारे एंजाइम बाहर निकलकर पूरी सेल को ही पचा डालते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन या डैमेज आसपास की सेल्स में ना फैले। ये एक तरह का सेल का बलिदान है। बाप रे, ये तो वाकई कमाल की व्यवस्था है सेल के अंदर। अच्छा, अब आते हैं सेल के कंट्रोल सेंटर पर, दिमाग पर। वो तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है ना? बिल्कुल, केंद्रक सेल का सबसे जरूरी हिस्सा है। आमतौर पर ये जंतु कोशिका में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल भी होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसका काम? ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल को न्यूक्लियस। और सबसे जरूरी बात, न्यूक्लियस के अंदर ही सेल का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में पैक होकर सुरक्षित रहता है। डीएनए मतलब जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट इसी न्यूक्लियस में बंद है। और ये क्रोमोसोम क्या धागे जैसे होते हैं? हाँ, नॉर्मल हालत में तो डीएनए एक उलझे हुए धागे के गुच्छे जैसा होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, तब ये डीएनए हिस्टोन नाम की प्रोटीन के चारों तरफ लिपटकर और ज्यादा संघनित होकर मोटे रॉड जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। इन्हीं को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। और इंसानों में कितने होते हैं ये? मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 के जोड़ों में। यही क्रोमोसोम है जो माता पिता से बच्चों में गुणों को यानी कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं। क्या हर सेल में न्यूक्लियस होता है? ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे हमारी खून की लाल कोशिकाएं आरबीसीज जब मैच्योर हो जाती हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता। क्यों? ताकि उनमें हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा जगह बन सके और वो ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सके। इसी तरह पौधों में जो फ्लोएम होता है, उसकी सीव ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, हमने इतने सारे ऑर्गेनेल्स की बात की, इन सबको घेर कर रखने वाली एक बाहरी परत भी तो होती होगी, सेल मेम्ब्रेन। हाँ बिल्कुल, हर सेल के बाहर एक पतली लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल के अंदर के माहौल को बाहर के माहौल से अलग करती है। ये किस चीज की बनी होती है? ये मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड की 2 परतें होती हैं, बाइलेयर। और इसका सबसे खास गुण क्या है? इसकी सबसे खास बात है इसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब ये चयनात्मक रूप से पारगम्य है। मतलब ये एक गेट कीपर की तरह काम करती है। ये तय करती है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर आ सकती हैं और कौन सी बाहर जा सकती हैं। हर किसी को आने जाने नहीं देती। ये सेल की सुरक्षा और उसके अंदर का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और पौधों की कोशिकाओं में तो इसके बाहर एक और मोटी दीवार होती है, सेल वॉल। सही कहा। प्लांट सेल्स में और फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका क्या काम है? फंगस में काइटिन की और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन नाम के पदार्थ की। पौधों में एक और खास चीज होती है, प्लास्टिड्स, जो रंग देते हैं। हाँ, लवक या प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स और कुछ प्रोटिस्ट में ही पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल के काफी बड़े ऑर्गेनेल होते हैं। इनमें सबसे फेमस है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इसमें हरे रंग का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिससे पौधे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली। इसी क्लोरोफिल की मदद से पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं। इसी वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं। और दूसरे रंग वाले प्लास्टिड्स, जैसे फूलों या फलों में? हाँ, उन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट
या वर्णित लवक। ये फूलों और फलों को लाल, पीले, नारंगी जैसे रंग देते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है, गाजर का नारंगी रंग केरोटीन की वजह से। ये सब क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। अच्छा। एक और टाइप है ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णित लवक। ये रंगहीन होते हैं और इनका काम है भोजन स्टोर करना। जैसे आलू में स्टार्च या बीजों में तेल या प्रोटीन, ये सब ल्यूकोप्लास्ट में जमा होता है। ये जड़ों में या फलों में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि कोशिका के अंदर कितनी सारी अलग अलग गतिविधियां एक साथ चल रही हैं। ऊर्जा बन रही है, प्रोटीन बन रहे हैं, सामान पैक होकर सही जगह जा रहा है, सफाई हो रही है और सब कुछ कंट्रोल में है। बिल्कुल, ये एक छोटी सी फैक्ट्री या एक छोटे से शहर की तरह है, जहां हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये तालमेल, ये कोऑर्डिनेशन ही जीवन का आधार है। और इन्हीं ऑर्गेनेल्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के आधार पर हम सेल्स को दो मुख्य प्रकारों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत बेसिक और ज़रूरी क्लासिफिकेशन है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया, ये बहुत सरल होती हैं, प्रिमिटिव। सरल मतलब इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका डीएनए बस साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है और उनमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब नहीं होते। तो फिर उनमें होता क्या है? उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और राइबोसोम होते हैं, पर वो भी 70S वाले, छोटे वाले। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा एडवांस्ड और जटिल होती हैं। जैसे पौधे, जानवर, फंगस, इन सब की सेल्स यूकैरियोटिक है। इनमें क्या खास है? इनमें एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए सुरक्षित रहता है। और इनमें वो सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं जिनकी हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम वगैरह। और इनके राइबोसोम 80S वाले होते हैं। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों यूकैरियोटिक हैं, पर उनमें भी कुछ अंतर होते हैं, जैसा हमने सेल वॉल और प्लास्टिड के बारे में बात की थी। हाँ, कुछ मुख्य अंतर है। पहला, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं। दूसरा, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, खासकर क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में नहीं। तीसरा, प्लांट सेल में आमतौर पर एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है जो पानी और दूसरी चीजें स्टोर करती है और सेल को शेप देती है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। और एक और था शायद, सेंट्रोसोम। हाँ, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम होता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है। ये प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो कोशिका, चाहे वो सिंपल प्रोकैरियोटिक हो या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक, जीवन की एक अविश्वसनीय रूप से ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल यूनिट है। बिल्कुल, हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हमने आज इसकी संरचना और इसके कुछ मुख्य ऑर्गेनल्स के काम को समझने की कोशिश की, कैसे ये सब मिलकर सेल को जिंदा रखते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। ये सोचना ही कितना आश्चर्यजनक है कि हम सब, इतने सारे जीव, इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं, है ना? और इस चर्चा के अंत में एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कितनी जटिल हैं, कितने सारे खास ऑर्गेनल्स हैं उनमें। तो सवाल यह है कि ये जटिलता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सादगी की तुलना में जीवन को कौन से नए अवसर या क्षमताएं देती हैं? मतलब इस कॉम्प्लेक्सिटी का विकास क्यों हुआ होगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इस पर जीव विज्ञानी आज भी सोचते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। जी, धन्यवाद।